नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से ये खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है। बता दें, प्रियंका गांधी आज पार्टी मुख्यालय में बैठक करेंगे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाएंगे। प्रियंका ने कल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। बता दें, 3 दिवसीय उनका ये दौरा है, आज तीसरा यानी कि आखिरी दिन है इस दौरे का। और यूपी के तमाम कई जिले ऐसे थे जहां पर उनके दौरे का एक शेड्यूल तैयार किया गया था। आज अगर हम बात कर रहे हैं, आज यूपी दौरे का ये तीसरा दिन है। प्रियंका गांधी आज पार्टी मुख्यालय में बैठक करने जा रही है और पदाधिकारियों के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगी। तो मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस की तैयारियां काफी तेजी से दिख रही है। हालांकि आपको बता दें, करारी हार के बाद एक बार फिर से तैयारी दिख रही है कांग्रेस की। फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी है, प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी हुई है और यूपी में कई जिलों का दौरा करने के एक शेड्यूल बनाया गया था। और इसमें साथ ही आपको बता दें, प्रियंका ने कल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। लखीमपुर खीरी गई थी, वहां उन्होंने मुलाकात भी की। और जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं इस दौरे को लेकर, तो पार्टी मुख्यालय पर आज ये जो बैठक है, आखिरी दिन बताया जा रहा है। 3 दिवसीय दौरा था उनका यूपी का और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जीत का मंत्र बीते कल भी दिया कार्यकर्ताओं को और आज भी रणनीति तैयार कर सकती हैं या फिर किसी तरीके का कोई जीत का मंत्र भी दिया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है और किसी भी तरह से यही कोशिश की विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहे। हालांकि अगर हम पिछले चुनावों को लेकर बात करें, फिर चाहे वो पंचायत चुनाव हो, फिर चाहे वो कोई भी चुनाव हो, तस्वीरें कांग्रेस को लेकर निराशाजनक रही, क्योंकि करारी हार मिली है। और उसके बाद अब विधानसभा चुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से होंगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज ये जो बैठक है, काफी अहम चीजें सामने आने वाली है। और खबर लखनऊ से ही, विधानसभा चुनाव से पहले बसपा में मंडल और सेक्टर स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें, मंडल अध्यक्ष के साथ मुख्य सेक्टर प्रभारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। लखनऊ मंडल में अशोक सिद्धार्थ, नौशाद अली, रामजी गौतम, धर्मवीर सिंह, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को लखनऊ के अलावा प्रयागराज की भी जिम्मेदारी दी है। प्रयागराज मंडल में डॉक्टर विजय प्रताप, अशोक कुमार, राजू गौतम, दीप चंद्र को जिम्मेदारी दी गई है। कानपुर मंडल में भीमराव अंबेडकर, नौशाद अली को यह जिम्मेदारी दी गई है। बता दें, मिर्जापुर मंडल में डॉक्टर विजय प्रताप, अशोक गौतम, बी सागर, राजनारायण निराला को जिम्मेदारी मिली है। और वाराणसी मंडल में डॉक्टर विजय प्रताप गौतम के साथ अन्य पुराने लोगों को लगाया गया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बसपा में मंडल और सेक्टर स्तर पर बदलाव देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है हर पार्टी की तरफ से, उस रेस में बसपा की अगर तैयारियों को देखें तो ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। नीलेश, जिस तरह से ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है बसपा की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले ही कई सारी तैयारियां देखी जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सभी पार्टियां लगातार 2022 की विधानसभा के चुनावों में लगी हुई हैं। वैसे ही बसपा की अगर हम बात करें तो बसपा भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि 2022 में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपने अपने पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती हैं। इसी के तहत बसपा में भी तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम बसपा के जो बड़े पूर्व दिग्गज नेता थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और नए कंधों पर जिम्मेदारी इस बार मायावती दे सकती है, ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये 2022 की तैयारी को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि इस बार बहुजन समाज पार्टी भी युवाओं के ऊपर अपना दमखम दिखाएगी कि युवाओं को कैसे हम अपने साथ जोड़े और युवाओं को कैसे मैदान में उतारें। तो तमाम तरीके के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बसपा सुप्रीमो कब तक ये ऐलान करती है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, उसमें 403 सीटों में कितनी सीटों पर युवाओं को मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी उतारेगी। तो ये फिलहाल तमाम कयास
कयास लगाया जा रहा है, तमाम बदलाव की बात कही जा रही है। देखा जाए तो ये कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं इसमें। जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बसपा की तरफ से ऐलान किया गया था कि वो चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, और अब अगर देखा जा रहा है तो विधानसभा चुनाव की जो तैयारियों को लेकर बातें सामने आ रही, कई तथ्य अहम हैं। हालांकि अगर हम अन्य पार्टियों की तरफ से बात करें तो उनकी भी तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी को देखें तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की तैयारियों के आगे बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया था कि उनका एक भी प्रत्याशी इस बार मैदान में नहीं उतरेगा, ना ही वो किसी को सिंबल के तहत लड़ाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुजन समाज पार्टी की सोच रही कि पंचायत चुनाव में ना लड़ाकर हम सीधा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो कितनी संख्या में जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं। क्योंकि इससे पहले जब 2017 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया। गठबंधन का नतीजा रहा कि जहां पर समाजवादी पार्टी की सीटें मजबूत थी, उन्हीं सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो विजयी हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन का फायदा बसपा को मिला था। 2022 में किसके साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है, अकेले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर जमीनी स्तर पर तैयारियों की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की वो तैयारियां नजर नहीं आती जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ खास रहने वाला है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा, कैसे वो अपने जिला अध्यक्ष हैं उनको नियुक्ति देंगे, कैसे प्रदेश अध्यक्षों को नियुक्ति देंगे, कैसे कैडर अपना मजबूत करेंगे, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कब तक इनकी घोषणा करेगी। चलिए नीलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, रेंजर के कबूलनामे से बढ़ सकती विधायक पुत्र की मुश्किलें। बता दें, वन विभाग के रेंजर ने गलती मानकर पुलिस को बयान दिया है। रेंजर ने लाइसेंसी पिस्टल पुलिस को सौंपी है। कार्रवाई के लिए लैब की रिपोर्ट आने का अब इंतजार कर रही है पुलिस। तो वायरल वीडियो पर विधायक का बयान भी सामने आया था। कहा गया था कि नकली पिस्टल से फायरिंग की गई है। विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेटे नागेश ने ये फायरिंग की थी। विधायक के बेटे का फायरिंग करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। 15 जुलाई को यह वीडियो सामने आया था। हर्ष फायरिंग करते हुए विधायक के बेटे का वीडियो सामने आया था। हालांकि विधायक का बाद में बयान ये आया कि वो जिस पिस्टल से फायरिंग की गई वो नकली पिस्टल थी। लेकिन अब रेंजर के कबूलनामे से विधायक के बेटे नागेश की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती। फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब विधायक के बेटे नागेश ने हर्ष फायरिंग की और वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। तो रेंजर ने गलती मानकर पुलिस को बयान दिया है और लाइसेंसी पिस्टल पुलिस को सौंप दी है। तो अब कार्रवाई के लिए लैब की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, वायरल वीडियो पर विधायक का बयान भी सामने आया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि नकली पिस्टल से ये फायरिंग की गई। विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेटे नागेश ने ये हर्ष फायरिंग की थी और वो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो न सिर्फ विधायक के बेटे नागेश की तरफ से फायरिंग की जा रही है बल्कि वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। अब ऐसे में विधायक नंद किशोर गुर्जर की तरफ से इस वीडियो को लेकर जो बयान सामने आया और जब रेंजर का कबूलनामा सामने आया, दोनों ही बातें अलग। अब सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यादराम भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। यादराम, दो अलग अलग बयान, विधायक का बयान कि नकली पिस्टल और रेंजर ने कहा है कि कबूलनामा सामने आया, रेंजर ने लाइसेंसी पिस्टल पुलिस को सौंप दी है। फिलहाल अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए, जिस समय विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बेटे नागेश गुर्जर की वायरल वीडियो सामने आई थी, उस समय विधायक ने एक बयान जारी किया और उस बयान के पक्ष में एक वीडियो भी जारी की और उसमें पक्षियों को मारने वाली या पक्षियों को भगाने वाली एयर गन का इस्तेमाल करना बताया गया। लेकिन पुलिस जांच में जब ये चीजें सामने आई तो एक पुलिस को जब एक चीज दिखी और एक पॉइंट पे पुलिस ने कहा कि अगर वो एयर गन थी तो उसमें फायरिंग के बाद खोखे कैसे निकले। इसी बात को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जो रेंजर है अशोक गुप्ता, उससे बातचीत की, जिसके बाद अशोक गुप्ता ने इस पूरे मामले में लोनी थाने में जाके माफी मांगी और माफी मांगने के बाद ये कबूल किया कि फायरिंग उसी की पिस्टल से हुई थी और वो पिस्टल उनको सौंप भी दी गई। फिलहाल इस मामले में जो रेंजर है उस शासन ने उसका तबादला
दंड के स्वरूप हापुड़ में कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठ गई है। लेकिन अब पुलिस इस मामले में अगली कार्रवाई करने के मूड में है और विधायक के बेटे की मुश्किलें वो बढ़ने लगी हैं और लैब की जो रिपोर्ट है, यानी कि जो बंदूक की लैब की रिपोर्ट है वो आने की देरी है। उसके बाद पुलिस लैब की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। जी, कब तक का वक्त कहा जा रहा है रिपोर्ट आने के लिए? देखिए, हमारी पुलिस अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बयान अभी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके पे जो भी लोग थे, जो गार्ड थे या जो पौधारोपण में वहां पर शामिल हुए थे, उन सभी के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके साथ ही जो लैब है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द लाने का दावा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच ये बात तय है कि जो विधायक का बेटा है उसकी जो मुश्किलें हैं वो जरूर बढ़ सकती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया यादराम तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज बहराइच जाएगा। बता दें, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। 7 सदस्यीय डेलीगेशन यहां पहुंच रहा है। बता दें, 2 बड़ी घटनाओं के संबंध में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा ये डेलीगेशन। पथरहिया गांव में 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। बीडीसी सदस्य के परिजनों से भी मुलाकात करेगा ये 7 सदस्यीय डेलीगेशन। तो ऐसे में आपको ये जानकारी दे दें कि बीडीसी सदस्य की पीट कर हत्या की गई थी। इस घटना को लेकर मुलाकात की जाएगी और जानकारी ये भी दे दें कि प्रदेश कार्यालय में अखिलेश यादव को इस मुलाकात की, इस बातचीत की जानकारी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी का ये एक डेलीगेशन जो कि 7 सदस्य है, 2 बड़ी घटनाओं के संबंध में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहा है। और इस मुलाकात को लेकर अगर हम बात करना चाहें तो बहराइच में पीड़ित परिवार से जब मुलाकात होगी तो कई तथ्य अहम सामने आ सकते हैं। बीडीसी सदस्य के परिजनों से भी मुलाकात की जाएगी। आपको बता दें कौन सी 2 बड़ी घटनाएं। पथरहिया गांव में 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या हुई थी। दूसरी घटना, बीडीसी सदस्य के परिजनों से भी मुलाकात होगी। इस बीडीसी सदस्य की बुरी तरह से पीट कर हत्या कर दी गई थी। तो इसको लेकर 7 सदस्यीय डेलीगेशन मुलाकात करेगा और इस मुलाकात की और घटना की जानकारी प्रदेश कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को डेलीगेशन की तरफ से दी जाएगी। इस डेलीगेशन में 7 सदस्य हैं और 7 बहराइच पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव का वक्त नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त में जीत का परचम लहराया जाए। फिलहाल सपा की तरफ से ये 7 सदस्यीय डेलीगेशन बहराइच पहुंच रहा है। 2 बड़ी घटनाओं के संबंध में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। संवाददाता विनोद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। विनोद, 2 बड़ी घटनाओं को लेकर सपा का ये डेलीगेशन पहुंच रहा है मुलाकात करने, बातचीत करने। लग रहा है चुनाव को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही। फिलहाल इस मुलाकात के बारे में जानकारी चाहेंगे। ये ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव के दौरान घटनाएं हुई थी और काफी चर्चा में रही। एक घटना खैरी घाट थाना क्षेत्र की है, जहां बीडीसी सदस्य जो चुनाव लड़ रही थी, जो चुनाव में प्रत्याशी थी जी, उसके जेठ की हत्या कर दी गई थी निर्ममता के साथ। ये काफी चर्चा में रही और इसको लेकर काफी आलोचनाएं हुई थी। ठीक, अभी फिलहाल अगर हम इन डेलीगेशन के सदस्यों के बारे में जाने तो आज में दोनों परिवारों से मुलाकात हो जाएगी। हाँ, ये डेलीगेशन आ रहा है जिसमें 3 लोग स्थानीय स्तर के पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जो बहराइच से ही संबंधित हैं, और एक पूर्व मंत्री हैं जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं, राकेश वर्मा। उन्हीं की अध्यक्षता में डेलीगेशन बहराइच पहुंच रहा है। ये लोग पीड़ित परिवारों से मिलने का प्रयास करेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बीडीसी सदस्य के परिजनों से भी मुलाकात होगी और 1 साल की बच्ची के रेप के बाद जो हत्या हुई थी उस घटना को लेकर भी जानकारी सपा मुख्यालय भेजी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया। बता दें, एसटीएफ ने मास्टरमाइंड राजेश पांडे को गिरफ्तार किया है। हेलो राइड कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी की गई थी। बता दें, हजारों निवेशकों को मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ये ठगी की गई थी। 100 करोड़ जमा होने के बाद ग्राहकों को पेमेंट भी नहीं दिया। बता दें, पेमेंट नहीं मिलने के बाद ग्राहकों ने एफआईआर दर्ज कराई।
इंदिरा नगर के साई मंदिर के पास से राजेश पांडे को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से यह खबर, करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड राजेश पांडे को गिरफ्तार किया है। हेलो राइड कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी की गई थी, जिसको देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, हजारों निवेशकों को मुनाफे का झांसा दिया गया था और ये झांसा देकर करोड़ों की ठगी की गई थी। 100 करोड़ जमा होने के बाद ग्राहकों को पेमेंट तक नहीं मिला, जिसके बाद ग्राहकों ने एफआईआर दर्ज करवाई। और वहीं नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान नोएडा पुलिस ने पब्लिक प्लेस पर शराब पीने वाले 434 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो लगातार नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि कोविड-19 के नियमों का कोई भी उल्लंघन ना करे। उनके नेतृत्व में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने यह अभियान चलाया। इस दौरान 434 शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद निषाद पार्टी को उम्मीदें थी कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कई बार खबरें आई कि संजय निषाद नाराज चल रहे हैं। लेकिन संजय निषाद ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान करके सबका मुंह बंद कर दिया है। बीजेपी का बढ़ता जा रहा कुनबा, 2022 के लिए तैयार हो रही आर्मी, निषाद पार्टी का बीजेपी को समर्थन, एक्शन में बीजेपी गठबंधन। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी हाथ पैर मार रही है और जिसका जिससे गठबंधन हो सके उसके साथ वो गठजोड़ कर रहा है और इसमें बीजेपी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। अपना दल तो पहले से ही बीजेपी के साथ है, वही निषाद पार्टी के ऐलान के बाद बीजेपी की ताकत में निश्चित तौर पर बढ़ावा हुआ है। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 2022 में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान करके अपने पत्ते खोल दिए। बता दें कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के वक्त अटकलें थी कि निषाद पार्टी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद लगातार खबरें आ रही थी कि संजय निषाद बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को समर्थन देने के ऐलान के साथ बहुत कुछ साफ हो गया है। हम न किसी मोर्चे और न किसी दल के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी। मैं भारतीय जनता पार्टी से हम आरक्षण के मुद्दे पर बड़े संयम से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम आपका हक हिस्सा देंगे, आरक्षण भी देंगे, आपका जो बहन जी ने छीना है वो भी वापस करेंगे, रोजी रोटी, आपके जो राजनीतिक मुकदमे वो भी वापस होंगे और सीटें भी देंगे। ये जो है सीटें महत्वपूर्ण नहीं, हम लोगों ने तय किया पहले हमारा आरक्षण दे दे। भारतीय जनता पार्टी जो भी सीटें देंगी हम उसको हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जहां संजय निषाद ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही, तो दूसरी तरफ सपा, बासपा और कांग्रेस पर जमकर आरोप भी लगाए। संजय निषाद के मुताबिक सबने 70 साल में निषाद समाज का फायदा उठाया है, लेकिन बीजेपी ने निषाद समाज का ख्याल रखा है। निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सुल्तानपुर में कहा है कि 2022 में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उसके बाद अपने अधिकार भारतीय जनता पार्टी से मांगेंगे। संजय निषाद ने सुल्तानपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, 18% निषाद समाज के साथ इन लोगों ने हमेशा छल ही किया है, धोखे में रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज पार्टी के साथ स्वाभिमान और सम्मान दोनों दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में छोटी पार्टियां बड़ा कमाल करेंगी और इसलिए इस बार की लड़ाई में जो भी मुख्य पार्टियां हैं वो बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करने से हिचक रही हैं और छोटी पार्टियों को सहयोगी बना रही हैं। अब 2022 में ये छोटी पार्टियां किसको कितना फायदा पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं श्रीचंद शर्मा बीजेपी के प्रदेश संयोजक बनाए गए शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने आभार जताया। ट्वीट कर अविनाश शर्मा ने उन्हें बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने आभार जताया ट्वीट के जरिए। फिलहाल ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में अविनाश शर्मा ने बधाई दी। आदरणीय पिताश्री चंद शर्मा जी को बीजेपी के प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद और आभार।